नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। मंत्रियों के विभागों का वितरण नहीं हुआ है। प्रतीक्षा में सभी मंत्री। आज और कल यानी इतवार को और सोमवार को 6 मंत्रियों ने अपने पद का भार संभाला, अपने कक्ष में गए। अविनाश गहलोत ने पूजा पाठ किया, वहीं पर हवन किया और बाकी लोगों ने पदभार ग्रहण किया। इस पर फिर आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भजनलाल सरकार ने तो सबसे पहले उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। पूरे देश के सभी राज्यों के पुलिस के डीजीपी की कॉन्फ्रेंस 5 से 7 जनवरी को जयपुर में होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, संबोधित करेंगे, और गृहमंत्री अमित शाह और एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। आतंकवाद पर बात होगी, अशांत क्षेत्रों पर बात होगी, नक्सलवाद पर बात होगी, देश में अपराधों की स्थिति पर बात होगी, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर बात होगी। एक दिशा निर्देश दिया जाएगा देश में किस तरह अपराधों से निपटने का काम हो, और जो मॉडल यूपी ने दिया है उस पर भी चर्चा होगी। एनकाउंटर मॉडल मैं समझता हूँ उस पर भी बात होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उच्च अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में पूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। कैसे एयरपोर्ट से विधायक निवास नए बने हुए, वहाँ पर ठहरेंगे डीजीपी, प्राइम मिनिस्टर कहाँ ठहरेंगे, सीएम और जो बाकी होम मिनिस्टर कहाँ ठहरेंगे, जहाँ कॉन्फ्रेंस होगी झालाना में वहाँ पर किस तरह का प्रबंध होगा, और आए अतिथियों के सैर सपाटे पर्यटन की भी व्यवस्था होगी। उस सब पर भी आज मुख्यमंत्री ने चर्चा की। इस चर्चा पर उन्होंने आज कला संस्कृति के संबंध में होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए। आगंतुकों के लिए ये सम्मेलन एक यादगार बने, राजस्थान की संस्कृति की छाप लेकर जाएं वो अपने मन में, और राजस्थान की मेहमाननवाजी जिसके लिए प्रसिद्ध पधारो हमारे देश, तो उसकी भी छाप उनके मन में रहे कि किस तरह राजस्थान ने उनका वेलकम किया, किस तरह कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका खान पान, उनके सैर सपाटा, और कॉन्फ्रेंस के दौरान एकाग्रता के साथ चिंतन, चर्चा, मंथन, इस सब की जो भी रूपरेखा बनी है उसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज एक बार बातचीत के जरिए आकलन किया, निरीक्षण किया, जानकारी हासिल की। भजनलाल शर्मा ने दूसरा आज काम ये किया मुख्यमंत्री ने कि एसीएस शुभ्रा सिंह को फ़ोन किया और बढ़ते हुए अपराधों पर किस तरह रोकथाम लगाई जाए, खास तौर पर नशे के व्यापार को बढ़ने से कैसे रोका जाए, और इन निर्देश दिए कि जो नशीली और गैर कानूनी दवाएं जो नहीं दी जा सकती दवाओं मेडिकल स्टोर पर और दूसरी दुकानों पर, उनके बेचने पर कड़ाई से पेश आया जाए, रोका जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए कड़ी से कड़ी, ताकि नौजवान पीढ़ी बर्बाद होने से बचे। इस पर ध्यान दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। उन्होंने कहा एक्शन लीजिए। नशे से जुड़ा एक बड़ा फीडबैक उनके पास था, उसके आधार पर उन्होंने आज निर्देश दिए हैं कि जो नशीली दवाइयों के नाम पर बिक रही हैं और जिनका नशा के लिए उपयोग करती है नौजवान पीढ़ी, उन दवाइयों के बेचने पर पाबंदी लगाई जाए, पाबंदी को प्रभावी तरीके से कारगर किया जाए, लागू किया जाए। दूसरा बड़ा एक्शन उनका ये। तीसरी बात, आज जवाहर सिंह मेडम मिले मंत्री भजनलाल शर्मा से, नगर से जीत कर आए हैं भरतपुर के इलाके से। उन्होंने मांग की कि मेवात का नाम मेवात नहीं रखा जाए, मेवात का नाम ब्रजभूमि कर दिया जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि भरतपुर से मथुरा तक ये ब्रजभूमि है और 24 कोस की परंपरा की वहाँ पर तो परिक्रमा भी होती है, और तमाम बातें, कृष्ण की लीला, कृष्ण का विचरण करना, इन सब का जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंदू नहीं मुसलमान भी मानते हैं कि ब्रजभूमि है, और गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो अब मेवात को ब्रजभूमि के नाम से जाना जाए, ये बताया उन्होंने, और कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं। जवाहर सिंह मेडम ने कहा इस बात को लगभग मान लिया गया है, और अब मेवात को किस रूप में ब्रजभूमि के रूप में रेखांकित किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा, उसका नामांकन होगा, ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार कर लिया है
कि ये कृष्ण की भूमि का हिस्सा है और इसलिए इसे ब्रजभूमि यानी मेवात को अब जिसे मेवात कहते हैं, मेवात इलाका, चाहे वहाँ पर मेव बहुत हों उसके बावजूद इलाका कृष्ण का है, ब्रजभूमि इसे कहा जाएगा। कब से कैसे, इस पर हमें भविष्य की तरफ निगाह डालनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। लेकिन नाम ब्रजभूमि हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनको भरोसा दिलाया है। एक आम आदमी के मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा 31 दिसंबर की रात, साल की अंतिम दिन की रात को जयपुर के रैन बसेरों में गए। रैन बसेरे नगर निगम के बनाए हुए रैन बसेरे हैं। वहाँ पर वो लोग सोते हैं जिनके पास जगह नहीं होती और सर्दी में ख़ास तौर पर टेंट में भी अस्थायी रैन बसेरे लगाए जाते हैं। उनको कंबल ओढ़ाते हैं, उनको रजाई देते हैं ताकि सर्दी से कोई मौतें नहीं हो, बीमार नहीं पड़े लोग। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वहाँ गए, लोगों से उनके हालचाल पूछे, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश की और वहाँ पर जो इंतजामात थे उनके संबंध में मुख्यमंत्री ने काफ़ी लोगों से बातचीत करके सुधार के निर्देश दिए। ये कहा कि ये मुख्यमंत्री खासतौर पर रामनिवास बाग के नज़दीक जो रैन बसेरा था वहाँ गए थे देखने के लिए और जेके लॉन के पास रैन बसेरा पास में ही, रामनिवास बाग के बाद बड़े बड़े 2 रैन बसेरे हैं, उनको उन्होंने देखा। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी उनके साथ थे और भजनलाल ने वहाँ पर जो खाना उपलब्ध कराया जाता है उसकी गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी ली। तो एक आम आदमी के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने उन लोगों की जानकारी ली जिनके सर पर खुद की अपनी छत नहीं है, रहने को ज़मीन नहीं है, ओढ़ने को आसमान है, बिछाने को कुछ भी नहीं है, बिछाने को इच्छाएं हैं, ओढ़ने को आसमान है, आशाएं हैं। उनके लिए रैन बसेरे का रजिस्टर चेक किया उन्होंने, कितने लोग आ रहे हैं, क्या सबकी जानकारियां प्रॉपर है नहीं है उसमें, ये भी उन्होंने देखा। और ऐसे औचक निरीक्षण से ये भी होता है कि बहुत सारी बातें जो दुप्पल में चल रही होती हैं, गड़बड़ियां चल रही होती है, परवाह नहीं करता प्रशासन, वो सब चाक चौबंद हो जाते हैं और इस बात को फिर भविष्य में कि फिर किसी दिन आ जाएंगे मुख्यमंत्री और फिर किसी दिन पकड़े जाएंगे, गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह उन्होंने रैन बसेरे का निरीक्षण किया और उन गरीब लोगों को जिनके सर पर छत नहीं है, ओढ़ने बिछाने के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, उनके रहने के सरकारी इंतजामात को देखा। मैं समझता हूँ इसके बाद यहाँ की व्यवस्थाओं में नहीं, पूरे प्रदेश की व्यवस्थाओं में सुधार होगा। जहाँ जहाँ रैन बसेरे नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगम ने बनाए हैं, लगाए हैं। तो आज पेनल्टी कॉर्नर में अरविंद पनगड़िया का नाम आपने सुना होगा। पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, राजस्थान के परिवार से निकले हुए, पनगड़िया परिवार से। बालूलाल जी पनगड़िया आईएएस थे, बहुत पुराने, समझ लीजिए अंग्रेजों के ज़माने से जो आरएएस थे फिर आईएएस बने। उनके बेटे और डॉक्टर अशोक पनगड़िया जो अब दुनिया में नहीं रहे, दुनिया के फेमस न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन क्षमा करें, अशोक पनगड़िया के भाई अमेरिका में रहते थे पहले। अब वो पिछली बार तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ए वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इंडिया। भारत में जो प्रमुख 5-7 पद होते हैं, उपराष्ट्रपति का पद वो राजस्थानी के पास राज्यसभा के स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर वो राजस्थानी ओम बिरला के पास, केंद्र में कानून मंत्री राजस्थान के, जल शक्ति मंत्री राजस्थान के, कई मंत्री राजस्थान के, कैलाश चौधरी राजस्थान के, भूपेंद्र यादव राजस्थान के, श्रम मंत्री और पर्यावरण मंत्री, और एक और ओम माथुर और बाकी लोग जिन्होंने चुनाव संभाले वो तो हैं ही राजस्थान के। लेकिन ये अरविंद पनगड़े की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बताता हूं कि वित्त आयोग तय करता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व आता है, जीएसटी का राजस्व आ रहा है और सारा आ रहा है, तमाम राजस्व का बंटवारा किस तरह और किस राज्य को किस आधार पर क्या दिया जाए। भैरव सिंह शेखावत के समय से एक मांग चली आ रही है। जब कृष्णचंद पंत थे वित्त आयोग के अध्यक्ष, मैंने खुद ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी कृष्णचंद पंत की। भैरव सिंह ने सवाल पूछवाया था हमारे माध्यम से कि जैसे पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ऐसे राजस्थान का विशाल रेगिस्तान है, पानी कितने कितने किलोमीटर जाकर लाना पड़ता है, बिजली कितने किलोमीटर खंबे लगाने के बाद जाती है, राजस्थान को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।
भैरव सिंह शेखावत के ज़माने से ये मांग है और हमारी मांग कभी मानी नहीं गई है। अरविंद पनगड़िया की नियुक्ति के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्रों के साथ विशेष राज्य का सलूक है, पैसा देने में, केंद्र का संसाधन उपलब्ध कराने में, केंद्रीय योजनाओं में का प्रश्रय देने में, आज वैसा सलूक राजस्थान के साथ, राजस्थान का एक आदमी आकर बैठ गया तो समझ सकेगा कि कैसे रेगिस्तान राजस्थान का इतना बड़ा फैला हुआ वो इसके लिए पात्रता बनाता है एक विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की। और वो अगर हमें मिल गया तो आप समझिए कि राजस्थान का बहुत ज़बरदस्त फायदा हो सकता है। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष बनना एक चुनाव आयोग के अध्यक्ष बनने जैसा बड़ा एक अचीवमेंट मानता हूं मैं इसको, और राजस्थान के अनदर फेदर इन द हैट इसको कह सकते हैं हम। ये आज एक बड़ी खबर आई है। आज कई मंत्रियों ने अपने पदभार ग्रहण किए। 2 मंत्रियों ने रविवार को पदभार ग्रहण कर लिए थे, आज 4 मंत्रियों ने और पदभार ग्रहण किए, एक ने शनिवार को कर लिया था। कुल 7 मंत्री अब तक पदभार ग्रहण कर चुके हैं और जो डिप्टी सीएम थे 2 और एक सीएम वो तो पहले पदभार ग्रहण कर ही चुके हैं। ये देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इन्होंने बाकायदा मंत्रोच्चार के बीच पदभार ग्रहण किया। और ये आप देख रहे हैं अविनाश गहलोत हैं, अविनाश गहलोत ने बाकायदा अपने कक्ष में हवन कराया, पूजन किया और बाकायदा विधि विधान के साथ, बड़ा लंबा विधि विधान चला लेकिन विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच इन्होंने पदभार ग्रहण किया। सारी सनातन प्रक्रिया को इन्होंने अपनाया। जोगाराम पटेल ने आज पदभार ग्रहण किया, ओटाराम दिवासी ने आज पदभार ग्रहण किया और इस तरह 4 मंत्रियों ने आज किया, 2 ने कल किया था, सुरेश रावत और एक और मंत्री थे, और खींवसर गजेंद्र सिंह खींवसर ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया था। तो इस तरह 7 मंत्री, जो 22 नए मंत्री बने उनमें 7 मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। 15 मंत्री अभी भी पदभार ग्रहण करना बाकी है। वो इंतजार कर रहे हैं शायद कि उनको मिल जाए पोर्टफोलियो, तभी वो जाएं और वो जाकर अपने पद को अपने कक्ष में जाकर ग्रहण करें। कुछ संडे को अपने इलाके में चले गए थे, आज आए नहीं क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर हो रहा था सब जगह उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो जगह जगह सम्मान समारोह भी हो रहे होंगे और नया साल मुबारक भी कर रहे होंगे। तो वो अधिकांश मंत्री कल आएंगे जयपुर, लगता है कि कल शेष मंत्री पदभार ग्रहण कर लेंगे। और आज किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मंत्री जो हैं, बड़े सीनियर लीडर, उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट की, भजनलाल शर्मा से। उन्होंने आरएस की तिथि आगे बढ़ाए जाने की मांग की किरोड़ीलाल मीणा ने, और उन्होंने कहा कि ये हम जो है युवाओं को 3 महीने की तैयारी का समय दे रहे हैं, ये कम है, पूरा तैयारी का समय हमको देना है युवाओं को, और इसके लिए और ईआरसीपी के मुद्दे पर भी उन्होंने आज चर्चा की। आज पदभार ग्रहण के समय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया से बातचीत की। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र के वो सूचना प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। योजनाएं बननी शुरू हो गई हैं। आपने सुना होगा एक खुशखबरी कि 13 जिलों के अंदर पीने का पानी और सिंचाई के पानी के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश ने पानी शेयर करने का, चंबल का पानी शेयर करने की अनुमति दे दी है और फंड की भी उसकी पूरा चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी गए थे दिल्ली, उनकी बातचीत हुई, सुलझा दिया गया है। अब काम शुरू हो जाएगा जल्द उसके ऊपर। तो आपने जैसे योजनाओं के ऊपर बात करी, तो केंद्र सरकार की योजनाओं का अभी कैंप चल रहा है, जबरदस्त रूप से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके अंदर निशुल्क गैस कनेक्शंस की बढ़ोतरी करी जा रही है, पीएम आवास के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बता रहे थे ईआरसीपी का मामला सुलझा लिया गया है। आज किरोड़ीलाल मीणा भी मिले मुख्यमंत्री से इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि वो बेसिकली जिन 13 जिलों से ये ईआरसीपी होकर गुजरेगी या सिंचित पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, किरोड़ीलाल मीणा उन्हीं जिलों से आते हैं। सवाईमाधोपुर से विधायक हैं, लेकिन दौसा और पूरा ये इलाका, करौली का इलाका, पूरा उनका इलाका रहा है। जगह जगह से उन्होंने चुनाव लड़े हैं, बामनवास से, कभी टोडा भीम से, और इस तरह का उनका इलाका है। तो वो आज इस बारे में मिलकर आए। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूरे राजस्थान में चर्चा कर रहे हैं कि अनुभवी लोगों को नहीं दिया गया स्थान, इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया, और नए नए लोग आ गए और ये सब कैबिनेट मंत्री बन गए। अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री, जोगाराम पटेल कैबिनेट मंत्री, जोगाराम पटेल हाई कोर्ट में वकील हैं, शायद लॉ मिनिस्टर बने, और ये सारे कुमावत और ये सब जो नए नए आए हैं चेहरे, जवाहर सिंह बेडम, पहली बार के चेहरे। तो मैं एक बात आज ये
जाते जाते अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ, माँ के पेट से कोई भी कुछ सीख कर नहीं आता है। सब कुछ लोग दुनिया में आकर ही सीखते हैं, चाहे बोलना हो, चाहे लिखना हो, चाहे पढ़ना हो, चाहे भाषण देना हो, चाहे चुनाव लड़ना हो, चाहे गवर्नेंस हो। और जिस तरह 2003 में वसुंधरा राजे आई थी, वो भी नहीं थी, हालांकि पहले केंद्र में विदेश राज्य मंत्री रह चुकी थी, 5 बार की सांसद थी, ये बस में कोई दो नहीं। लेकिन कभी भी नई पीढ़ी जब आती है पुरानी पीढ़ी से, तो वो ये बात का ध्यान रखती है कि जो परचम पुरानी पीढ़ी फहरा कर गई है, उसके हाथ में जो ध्वजा संभला कर गई है, वो ध्वजा सलामत रहे, वैसे के वैसे परचम फहराया जाता रहे। इस कोशिश में भजन लाल शर्मा लगेंगे, उनका नई टीम लगेगी। और एक नौजवान मंत्रिमंडल क्या कर गुजरता है, ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि अनुभवी चेहरों को ज़्यादा स्थान नहीं मिला है। हमें इस बात पर जाना चाहिए कि नौजवान मंत्रिमंडल नई आशा के साथ, नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ और नए दृष्टिकोण के साथ, नए विजन के साथ, और जो व्हाट्सएप जनरेशन आ गई है, यूट्यूब फेसबुक की जनरेशन आ गई है, सोशल मीडिया की जनरेशन आ गई है, इसके साथ कॉप अप करते हुए, इसके साथ सामंजस्य बैठाते हुए नौजवान पीढ़ी जो देश का भविष्य है, जो प्रदेश का भविष्य है, उनकी आशाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को पूरा करने की कितनी कोशिश कर सकते हैं, यही उनके लिए कसौटी होगी सफलता की भी। और इसी पर लोगों की निगाह रहेगी। लोकसभा चुनाव सामने है, आने वाले महीने 2 महीने में क्या कर दिखाता है भजन लाल सरकार का ये रूप, ये नया नवेला रूप, ये नौजवान रूप, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी और हम इसका आकलन भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे समय समय पर, और इन्हें मार्गदर्शन भी देने की कोशिश करेंगे, जनता की आवाज़ भी इन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।